परछाई एपिसोड 160। अब आगे। इधर सुहानी, निशा और विवेक एक कैफे में बैठे थे। निशा इस वक्त काफी थकी हुई लग रही थी। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि इस वक्त वो घर में आराम करना चाहती है, लेकिन विवेक और सुहानी के कहने पर उसे कैफे आना पड़ा था। निशा इरिटेट होकर उन दोनों से कहती है, हम रात के 8 बजे यहाँ कैफे में क्या कर रहे हैं? विवेक निशा की तरफ देखकर कहता है, मैंने तुम्हें बताया था ना कि हमें जरूरी बात करनी है। निशा विवेक का जवाब सुनकर चिढ़ते हुए कहती है, बात तो घर में भी हो सकती है ना, उसके लिए इस कैफे में आने की क्या जरूरत थी? सुहानी निशा को समझाते हुए कहती है, निशा, वो युवराज सर का घर है, वहाँ दीवारों के भी कान होते हैं, वहाँ ये सब डिस्कस करना सही नहीं है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। निशा जम्हाई लेते हुए कहती है, यार, ये युवराज सर ने टॉर्चर करके रखा है। विवेक निशा की बात को इग्नोर करके सुहानी से कहता है, सुहानी, मुझे लगता है कि वो साया तुम्हें जानता है। विवेक के ऐसा कहने पर निशा भी सीरियस हो जाती है और वो फौरन कहती है, और उसने ऐसा क्यों कहा था कि सुहानी का अस्तित्व असंभव है? इसका क्या मतलब हो सकता है? सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, उसने ऐसा क्यों कहा ये तो पता नहीं, लेकिन वो मुझे नहीं जान सकता। विवेक कहता है, और तुम ये बात इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? निशा भी क्यूरियस होकर सुहानी को ही देख रही थी। सुहानी निशा और विवेक को समझाते हुए कहती है, यार तुम खुद सोचो, वो साया पता नहीं कब से अपनी साधना में बैठा था, तो जब मैं पैदा हुई होंगी तब तो वो अपनी साधना में था ना, तो फिर उसके मुझे जानने का सवाल ही पैदा नहीं होता। निशा सुहानी की बात को काटते हुए कहती है, सुहानी, तू कह तो ठीक रही है, लेकिन मुझे लगता है कि हम कुछ मिस कर रहे हैं। तेरा सपने में उसके शिकार को देख पाना और अब उसका तुझे पहचानना, ये सब सिर्फ इत्तेफाक नहीं हो सकता। विवेक भी निशा से सहमत होकर कहता है, निशा ठीक कह रही है, उसने कहा था कि तुम जैसे किसी को मारने में उसे मजा आएगा, इसका मतलब वो तुम्हारे बारे में कुछ तो जानता है। निशा और विवेक की बातों को सुनकर सुहानी किसी सोच में डूब जाती है और कुछ देर के लिए वहां खामोशी छा जाती है। सुहानी निशा की तरफ देखते हुए कहती है, रघु अंकल का कुछ पता चला? सुहानी के ऐसा कहते ही निशा को कुछ याद आता है और वो अपने सर पर धीरे से मारते हुए कहती है, ओह यस, मैं तो भूल ही गई थी, मैंने तुम्हारे रघु अंकल के बारे में पता किया है। और विवेक क्यूरियस होकर कहता है। निशा एक फेक स्माइल के साथ कहती है, राघव सूर्यवंशी ने हम सबको टोपी पहनाया है, मुझे लगता है कि वो यहाँ किसी और ही मकसद से आया था और जब वो युवराज सर के हाथों पकड़ा गया तो उसने हमें कोई और ही स्टोरी चिपका दी। हम सब परेशान थे इसलिए उसे क्रॉस चेक भी नहीं किया। सुहानी अपना मुंह बनाते हुए कहती है, निशा तू कहना क्या चाहती है? तुझे रघु अंकल के बारे में क्या पता चला? निशा कहती है, तुम लोगों को याद है जब हमने दूसरा कलश डिस्ट्रॉय किया था, उसके बाद वो ट्रीटमेंट का बहाना बनाकर यहाँ से चले गए थे। सुहानी और विवेक हाँ में अपना सर हिला देते हैं। निशा आगे कहती है, मुझे आज भी याद है कि वो किस हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट कराने वाले थे। मैंने उस हॉस्पिटल की पेशेंट हिस्ट्री निकलवाई है। 3 साल पहले तो क्या राघव सूर्यवंशी उस हॉस्पिटल में कभी गए ही नहीं थे। ये सुनकर विवेक और सुहानी अपना सर पकड़कर बैठ जाते हैं। उन्हें अब समझ नहीं आ रहा था कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। पहले ही युवराज और समायरा ने उनसे इतनी बातें छुपा कर रखी थी जिसकी वजह से वो उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, और अब राघव के बारे में सुनकर तो उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे राघव कभी उनके साथ था ही नहीं। कुछ देर खामोश रहने के बाद विवेक कहता है, निशा, क्या तुम शिमला में ऐसे किसी इंसान को ढूंढ सकती हो जिसका सक्सेना फैमिली से करीबी रिश्ता रहा हो और वो सुहानी और उसकी फैमिली के बारे में हमें कुछ बता सके? निशा अपनी कॉन्फिडेंस वाली स्माइल के साथ कहती है, ऑफ कोर्स, ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं नहीं कर सकती। विवेक खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, शुरू हो गया इसका फिर से। रात के 12 बज रहे थे। युवराज की कार दीवान विला के अंदर एंटर करती है और कुछ ही पलों में युवराज अपने कमरे के अंदर आ जाता है। अंदर आते ही युवराज देखता है कि कमरे की लाइट्स ऑफ थी और सुहानी बेड पर ब्लैंकेट ओढ़े सो रही थी। सुहानी को देखते ही युवराज की नज़र उस पर रुक जाती है और उसके दिमाग में वही सवाल आता है जिसके बारे में वो कब से सोच रहा था कि आखिर सुहानी उसकी शक्तियों को कैसे कंट्रोल कर सकती है। युवराज सुहानी के सिरहाने के पास जाकर फ्लोर पर घुटने के बल बैठ जाता है और सुहानी के चेहरे को गौर से देखने लगता है। युवराज चेक कर रहा था कि सुहानी सच में सो रही है या बस सोने का नाटक कर रही है। जब भी सुहानी सोने का नाटक करती थी तो युवराज उसका चेहरा देखते ही झट से पकड़ लेता था।
युवराज देखता है कि सुहानी सच में गहरी नींद में सो रही है। वो सुहानी के बड़े प्यार से निहारने लगता है। कुछ देर बाद युवराज का ध्यान टूटता है और उसे कुछ याद आता है। वैसे तो युवराज ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था, लेकिन सुहानी के साथ होने पर अब उसे अपनी शक्तियों से डर नहीं लग रहा था। युवराज सुहानी के फोरहेड के 1 इंच ऊपर अपना हाथ हवा में रखता है और अपनी आंखें बंद कर लेता है। कुछ ही पलों में युवराज के हाथ और सुहानी के फोरहेड के बीच एक हल्की लाल रोशनी आ जाती है। युवराज ने अभी भी अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर हल्का शिकन दिखाई दे रहा था। युवराज अपने मन में कहता है, मुझे तो सुहानी के अंदर कोई पावर फील नहीं हो रही है, फिर ये वो सब कैसे कर पा रही है। युवराज यही सोच रहा होता है, तभी सुहानी को कुछ महसूस होता है और उसकी नींद खुल जाती है। सुहानी फौरन अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलते ही वो देखती है कि उसकी आंखों के सामने हल्की लाल रोशनी है और उसके सिरहाने के पास कोई बैठा है। अंधेरा होने की वजह से सुहानी समझ नहीं पाती कि उसके पास कौन बैठा है। आधी नींद में होने की वजह से सुहानी बहुत डर जाती है और जोर से चीखती है। सुहानी की चीख सुनकर युवराज का ध्यान टूटता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। युवराज के आंखें खोलते ही उसके हाथ से जो हल्की रोशनी आ रही थी, वो गायब हो जाती है। सुहानी चीखते हुए बड़ी फुर्ती से बैग के दूसरे सिरे से होते हुए खड़ी हो जाती है और अपने आसपास रखी हुई चीज़ों को युवराज की तरफ फेंकने लगती है। सुहानी को याद आता कि जब एक बार युवराज उसके साथ नहीं था, तो सिद्धार्थ ने उसे उसके बेडरूम से ही किडनैप कर लिया था। सुहानी को फिर से उसी तरह के किसी दुर्घटना का अंदेशा होने लगता है। सुहानी लगातार कमरे के सामान को युवराज की तरफ फेंक रही थी और युवराज सुहानी के वार से खुद को बचा रहा था। सुहानी के हाथ एक लंबा सा डंडा लगता है और वो उससे सामने वाले इंसान को मारने के लिए ऊपर उठा देती है और तभी युवराज रूम की लाइट्स ऑन कर देता है। लाइट्स ऑन होते ही सुहानी को युवराज का चेहरा दिखता है और वो उसी पोजीशन में फ्रीज हो जाती है। सुहानी ने अभी भी वो डंडा युवराज को मारने के लिए उठाया हुआ था। सुहानी उसी पोजीशन में युवराज पर इल्जाम लगाते हुए कहती है, युवराज सर, आप मुझे मारना चाहते हो। सुहानी की बात सुनकर युवराज हैरानी से कहता है, व्हाट? अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती है, युवराज सर, मैं आपकी मर्जी के बिना आपके घर आ गई, तो इसलिए आप मेरी जान लेना चाहते हैं। युवराज सुहानी की बात से चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रही हो। सुहानी थोड़ा डरते हुए कहती है, अगर आप मुझे मारना नहीं चाहते तो आपकी ये रेड कलर की जीरो लाइट मेरे सर पर क्यों जल रही थी। युवराज सुहानी के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वो तो बस ये जानने की कोशिश कर रहा था कि क्या सुहानी के पास सच में कोई शक्ति है या नहीं। युवराज का जवाब न मिलने पर सुहानी अपने इल्जाम को पक्का करते हुए कहती है, देखा, आपके पास मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं है, इसका मतलब आप मुझे मारना चाहते हो। युवराज गुस्से में कहता है, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। सुहानी कुछ सोचते हुए कहती है, अच्छा, अब समझ आया, आप मुझे हिप्नोटाइज करके यहाँ से भगाना चाहते हो ना। लेकिन आप ये अच्छे से समझ लीजिए, चाहे जो हो जाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। सुहानी की बातों से युवराज का गुस्सा बढ़ने लगता है और गुस्से में वो सुहानी की तरफ बढ़ता है। ये देखकर सुहानी अपने हाथ में रखा डंडा युवराज की तरफ पॉइंट करके कहती है, युवराज सर, सोचना भी मत, शायद आपको पता नहीं, मैं पिछले 3 साल से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज सुबह ही मैंने 4 लोगों की एक साथ धुलाई की है। युवराज सुहानी के हाथ के डंडे को देखते हुए कहता है, तो तुम्हें लगता है कि तुम इस डंडे से मुझे रोक सकती हो। सुहानी पूरे जोश के साथ कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं अपने आखिरी सांस तक अपनी रक्षा करूंगी। युवराज न्यूट्रल होकर सुहानी के चेहरे को देखता है, जो जोश से भरा हुआ था। ये देखकर युवराज नीचे झुकता है और बेड से एक ब्लैंकेट उठाकर काउच की तरफ बढ़ जाता है और वो ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। सुहानी युवराज की तरफ वो डंडा पॉइंट किए हुए हैरानी से उसे देखने लगती है। युवराज अपनी आंखें खोलकर कहता है, अगर तुम्हारा ड्रामा खत्म हो गया हो तो लाइट्स बंद कर दो। ये कहकर युवराज फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है। सुहानी कुछ देर युवराज पर शक करते हुए उसे घूरती है और अपने मन में कहती है, शायद किसी ने सच में युवराज सर पर वशीकरण किया है, वरना मेरे युवराज सर कभी मुझे मारने के बारे में सोच ही नहीं सकते। अब मुझे और अलर्ट रहना पड़ेगा। ये सोचकर सुहानी रूम की लाइट्स ऑफ कर देती है और बेड पर जाकर लेट जाती है। युवराज अपने काउच पर लेटा था और उसे एहसास नहीं था कि इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी। पिछले 3 सालों में उसने सुहानी के इस क्रेजीनेस को बहुत मिस किया था। कुछ देर में युवराज और सुहानी दोनों को ही नींद आ जाती है। अगले दिन अर्नव अपनी यूनिफॉर्म पहने घर से बाहर निकल रहा था,
जैसे ही वो अपने कार के अंदर जाने वाला था वहां एक दूसरी कार आती है। उस कार को देखकर अर्नव वहीं रुक जाता है। अगले ही पल उस कार से विवेक बाहर आता है। विवेक अर्नव को देखकर एक स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग अर्नव सर। अर्नव भी उसी स्माइल के साथ कहता है, गुड मॉर्निंग विवेक। इतनी सुबह सुबह यहाँ कैसे? विवेक जवाब देता है, समायरा से मिलना था। अर्नव थोड़ा हंसते हुए कहता है, हाँ उससे ही मिलने आओगे। वैसे मैंने सुना है कि समायरा और तुम लोगों के बीच मामला कुछ गर्म चल रहा है। विवेक भी अर्नव को छेड़ते हुए कहता है, क्या बात है? बातें आपसे शेयर की जा रही है। विवेक के ऐसा कहने पर वो दोनों हंसने लगते हैं। विवेक सीरियस होकर आगे कहता है, अर्नव सर, बस हमारे बीच कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रही है। आई होप सब कुछ जल्दी ही शॉर्ट आउट हो जाए। अर्नव कहता है, चलो ठीक है, तुम समायरा से बात करो, मैं चलता हूँ। ये कहकर अर्नव वहां से चला जाता है। अर्नव के वहां से जाने के बाद विवेक के चेहरे पर सीरियस एक्सप्रेशन आ जाते हैं। अर्नव के घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। विवेक दरवाजे के पास जाकर नॉक करता है। समायरा भी दरवाजे की तरफ ही आ रही थी, तभी उसकी नज़र विवेक पर जाती है। समायरा विवेक के पास आकर कहती है, यहाँ क्यों आए हो? विवेक कहता है, आप जानती हैं कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। मेरी एक चीज़ आपके पास है। समायरा बिना किसी भाव के विवेक को देखते हुए कहती है, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें वो दे दूंगी? विवेक जवाब देता है, क्योंकि वो मेरी है, मेरे अलावा उसे कोई भी अपने पास नहीं रख सकता। और ये बात आपसे बेहतर और कौन जानता है? समायरा कहती है, ठीक है, वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवालों का जवाब देना होगा। विवेक आराम से कहता है, समायरा, मैं सच में आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इस वक्त आप पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ, और आप उसकी वजह अच्छे से जानती हैं। विवेक के ऐसा कहने पर समायरा को गुस्सा आने लगता है और वो आगे कहती है, तुम सुहानी की बातों में आकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि ये दोस्ती तुम्हें बहुत भारी पड़ जाए। विवेक पोलाइट होकर कहता है, बात सिर्फ दोस्ती की नहीं है, निशा और सुहानी मेरी फैमिली है, और मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे पहले आती है, मुझसे भी पहले। और सुहानी अपनी जगह बिल्कुल सही है। हम आपसे ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने कुछ सवालों का जवाब चाहते हैं, जिसे पता नहीं क्यों आप हमसे छुपा रही है। समायरा विवेक को एकटक देख रही थी। विवेक समायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मुझे देर हो रही है। विवेक के ऐसा कहने पर समायरा घर के अंदर चली जाती है और कुछ ही पलों में उस कतार के साथ बाहर आती है। समायरा वो कतार विवेक की तरफ बढ़ा देती है। विवेक अपना हाथ बढ़ाकर समायरा से वो कतार ले लेता है। उस कतार को छूते ही विवेक को एक अलग सा एहसास होता है और वो समायरा को सवालिया नजरों से देखने लगता है। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के कहती है, अगली बार इस कतार के भरोसे उस साए के पास मत जाना, ये तुम्हें नहीं बचा पाएगी। विवेक कंफ्यूज होकर कहता है, तो फिर कल रात इसने हमें कैसे बचाया? समायरा विवेक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं देती, वो बस विवेक को देखती रहती है। समायरा से जवाब ना मिलने पर विवेक बिना कुछ कहे वहां से जाने लगता है। विवेक को जाते देख समायरा खुद से कहती है, मैं तुम लोगों से बातें नहीं छुपा रही हूँ, बल्कि तुम्हें उस खतरे से बचाने की कोशिश कर रही हूँ जिसकी तरफ तुम बढ़ते जा रहे हो। कुछ सोचते हुए समायरा आगे कहती है, मुझे जल्द से जल्द पद्मिनी को ढूंढना होगा। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।